हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपने स्टडीज को जो अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो हमारी 2 महीने पहले आई थी, बहुत लंबा समय हो गया है। बट अब हम इस सीरीज को जो है मैं कोशिश करूंगा कि हमारी जो वीडियोस है कंटिन्यूटी के बेसिस पे आती रहे। तो हमने जो पढ़ा था फेगन एंड दुरानी से, हिस्ट्री ऑनर्स का हमने एक सब्जेक्ट उठाया था, सोफो सोशल एंड कल्चरल फॉर्मेशंस, और हम ह्यूमन एवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे, मानव विकास कैसे हुआ और उस लंबे अंतराल की उस समय को, उस पाबंदियों को, उस जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे थे, जो एक वैश्विक चेंजेस, एक वर्ल्ड लेवल पे जो हमें चेंजेस देखने को मिल रहे थे जब लाइफ आई। तो उसके बाद हमने चेंजेस को धीरे धीरे डिस्कस किया। हमने देखा कि जो प्लीस्टोसीन जिसको हम कहते हैं, प्लीस्टोसीन जो कि हमारी आइस एज है, आइस एज जो है लगभग 26 लाख साल पहले से शुरू हो गई थी और 10 लाख साल, नॉट 10 लाख बट 10,000 साल पहले तक ये रहती है। एंड देन उसके बाद मायोसीन, देन उसके बाद मेसोलिथिक आएगा, नियोलिथिक आएगा, तो वो तो कल्चरल ट्रांजिशन है। बट अगर हम इस ग्लेशियल साइकिल्स को देखें तो इसका मानव के कल्चरल एवोल्यूशन, इनफैक्ट बायोलॉजिकल जो एनाटॉमिकल चेंजेस है उसमें बहुत बदलाव आते हैं। देखिए, क्लाइमेट हमेशा से अर्थ का वार्म रहा है मैक्सिमम टाइम पीरियड में, चाहे आप पैलियोसीन से देखिए, आप इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन देख लीजिए, तो क्लाइमेट हमेशा आज के कंपैरिजन में गर्म रहा है। लेट मायोसीन में आते आते एक चेंज इनिशियल फेज में देखा गया। चेंज ये देखा गया कि क्लाइमेट अब थोड़ा सा है गर्म ही, बट वो थोड़ा सा कम गर्म होता जा रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा इनिशियल कूलिंग स्टार्ट हो गई है। बट ये एक्सट्रीम नहीं था, ये एक इनिशियल फेज था, एक शुरुआती दौर था जिसमें क्लाइमेट मायोसीन के लेटर फेज में, जो कि अराउंड 1 करोड़ से 50 लाख साल तक रहता है, उस समय चेंज देखा गया, एक इनिशियल फेज में देखा गया। फिर जब प्लायोसीन आया तो ये एक यूनिफॉर्मिटी के साथ धीरे धीरे और बदलाव आते गए। एंड जो हम एक इमेज बना लेते हैं आइस एज की कि बिल्कुल हर जगह बर्फ है और कुछ नहीं है ना, तो ये जो एक एक्सट्रीम क्लाइमेट है, ये बताऊं कब होता है? ये बिल्कुल लेट प्लीस्टोसीन से होने लग जाता है, मतलब आज से लगभग आप लगा लीजिए 7 लाख साल के बाद, 7 लाख ईयर्स अगो के बाद से ये एक्सट्रीम क्लाइमेट देखा जाता है। तो 26 लाख से 7 लाख जो इतना बड़ा फेज है, ये ठंडा है पीरियड, बट वार्मथ है, मतलब उतना ठंडा नहीं है। जो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है वो लेट मायोसीन से होता है या फिर मिडिल मायोसीन से कह सकते हैं। तो ये सब हमने देखा, हमने इससे पहले देखा कि कैसे एक इनिशियल जो है प्राइमेट का जन्म हो रहा था। देखिए, लाइफ बहुत पहले आ गई थी, लगभग आज से अगर हम देखें तो 380 करोड़ साल पहले से जीवन अर्थ में आ गया है। 380 करोड़ ईयर्स अगो से, जब प्लांट के फॉर्म में लाइफ आता है, प्लांट भी नहीं लेकिन वाटर में जो लाइफ पनपती है। बट हमने देखा कि कैसे जो एक पैलियोजोइक एरा है, लगभग आज से 6.5 करोड़ साल पहले से एक बूस्ट देखा गया मैमल्स की स्पीशीज में। जो मैमेलियन स्पीशीज है उसमें ये चेंजेस हमने आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले से देखे। तो हमने इनिशियल फेजेस को देखा, इनिशियल एपॉक्स को देखा, इनिशियल टाइम कर्व्स थे, टाइम स्पेसेस थे। हमने पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन तक की हमने बात कर ली थी। इनफैक्ट हम मायोसीन तक भी चले गए थे। हमने मिडिल मायोसीन तक हमने अपना जो डिस्कशन है पूरा कर लिया था। अब हम बात जो करेंगे लेट मायोसीन से करेंगे। जो लेट मायोसीन पीरियड है, हम यहाँ से थोड़ा सा बात आगे बढ़ाएंगे। तो जो लेट मायोसीन पीरियड है वो लगभग आज से, अगर आप देखें तो लगभग वो 1 करोड़ से 50 लाख साल के बीच रहता है। आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले अगर आप चले जाएं, और 50 लाख, ये 50 लाख का जो अंतराल है, ये लेट मायोसीन का पीरियड है। और यहीं पे मैं क्या कह रहा हूँ, एक शुरुआती चेंजेस देखे जा रहे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, ये चेंजेस जो मॉलिक्यूलर चेंजेस है, या जो, देखिए किसी भी बदलाव को देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं, अलग अलग तौर तरीके होते हैं। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जो बायोकेमिस्ट हैं वो इन सारे बदलावों को देखने का प्रयास करते हैं। तो दो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिस्ट आएंगे। एक का नाम था एलन वॉकर और एक का नाम था विंसेंट सैरिच।
विंसेंट सैविज। ये दो जो थे बायोकेमिस्ट थे, बायोकेमिस्ट। और ये प्राइमेट में जो बदलाव हो रहे हैं कि ऐसे क्या बदलाव आ रहे हैं कि वो बाइपेडल हो रहे हैं, चार पैरों से, या पहले चार लिम्ब से चलते थे अब दो पैरों में आ गए हैं, उनका ब्रेन बड़ा हो रहा है, उनकी बॉडी पोस्चर्स अलग हो रहे हैं, अब वो ओपन सवाना में आ रहे हैं, पहले वो पेड़ों में रहते थे बट अब खुले आसमान में, खुले घासों में रह रहे हैं, ग्रासलैंड्स में रह रहे हैं, बॉडी का साइज बड़ा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से इन चीजों को स्टडी करने का प्रयास करते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिस्ट हैं, एलन वॉकर और विंसेंट सैरिज। तो ये क्या कहते हैं कि देखिए प्राइमेट जो ऑर्डर है, प्राइमेट जैसे कि हमने देखा था एक सबसे बड़ा ऑर्डर, इसमें कई स्पीशीज आती हैं, मंकीज, चिंपैंजीज, बोनोबो, ये सब हम भी, हमारे एंसेस्टर्स भी। तो ये कहते हैं कि इन प्राइमेट की ब्लड में एक प्रोटीन एल्बुमिन पाया जाता था, एक मॉलिक्यूल पाया जाता था इन प्राइमेट के खून में। और वो क्या था उस मॉलिक्यूल का नाम, जो ब्लड में पाया जाता था उसका नाम था प्रोटीन एल्बुमिन मॉलिक्यूल। वो कहते हैं कि देखिए इन प्राइमेट्स के ब्लड में एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसका नाम है प्रोटीन एल्बुमिन मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल है ये कांस्टेंट गति से, एक समान गति से समय के साथ साथ विकसित होता जाता है, इसमें बदलाव आते जाते हैं। तो फिर वो ये कहते हैं कि अगर हमें समय को, अगर हम आगे बढ़ते हुए देखें और प्राइमेट के अगर हम ब्लड को समय के साथ साथ एनालाइज करें, उसको देखें, तो जहां पे भी हमें वो उस प्रोटीन एल्बुमिन की मॉलिक्यूल में जहां बदलाव लगेगा, हम समझ जाएंगे कि इस समय से इनमें चेंजेस हो रहे थे। तो बेसिकली वो मॉलिक्यूल के बेसिस में, उसके जेनोमिक स्ट्रक्चर के बेसिस में, उसका सेल डिवीजन कैसा है, उसका एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है उस मॉलिक्यूल का, उस जीन का, समय के साथ साथ उसमें कब बदलाव आ रहा है, और जब उसमें बदलाव आ रहा है हम समझ जाएंगे कि यहीं से जो प्राइमेट का ऑर्डर है, वो जो उसकी वंशावलियां हैं, जो लीनिएजेस हैं, उसमें बदलाव आ रहा है, वो विभाजित हो रही हैं, अलग अलग हो रही है। मतलब हम बंदर से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब अलग हुए तो उस समय ये मॉलिक्यूल में बदलाव आया होगा। फिर हम जब ओरंगुटान से अलग हुए, या जो ग्रेटर एप्स और लेसर एप्स का जब सेग्रीगेशन हुआ, तो वो अगेन इस मॉलिक्यूल में बदलाव के कारण हुआ होगा। हम जब गोरिल्ला से अलग हुए थोड़े समय के बाद, अगेन इसमें चेंज आया होगा। थोड़े समय के बाद जब हम चिंपैंजी से अलग हुए, लास्टली अगेन इसमें चेंज आया होगा, और ये चेंज चलता गया। अब देखिए ये जो इन्होंने एक स्टडी बताई इन दोनों ही बायोकेमिस्ट ने, वे कहाँ तक सही है इसकी हम एक टेस्ट नहीं कर सकते, इसको हम नहीं जो है देख सकते कि इनकी जो स्टडी है कहाँ तक सही बैठती है। बट कहीं ना कहीं एक इनिशियल प्रयास, एक शुरुआती प्रयास इन दोनों ने किया, और वाकई देखिए एक शुरुआती जो एक नींव ये रखते हैं मेडिकल साइंस में इन सब चीजों की, तो वो यहीं यहीं से होती है। जो समय है ये 1960 के दशक से देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मेडिकल साइंस है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में आ रहा है। फिर आगे हमने एक और पर्सनैलिटी का यहाँ पे जिक्र करना है, तो इन चेंजेस को और अच्छे से देखते हैं और गहराई से इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। उनका नाम है मॉरिस गुडमैन साहब। इनका जो नाम है उन आगे इन पर्सनैलिटी का, इनका नाम है मॉरिस गुडमैन। तो गुडमैन साहब एक जीन की स्टडी करते हैं, और उस जीन का नाम है बीटा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन जीन। तो अगेन अब वो जो है जीन की एक स्टडी, देखिए जीन्स भी हमारे ब्लड में ही होते हैं, हमारी इंटरनल बॉडी में होते हैं। तो मॉरिस गुडमैन एक जीन की स्टडी करते हैं जिस जीन का नाम है बीटा ग्लोब्यूलिन जीन। और अगेन इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में वो कहीं ना कहीं एक रफ आइडिया देते हैं कि हम कब बाकी प्राइमेट से अलग होते गए। देखिए इनिशियली सारे प्राइमेट एक ही थे, समय के साथ साथ वो अलग अलग वंशावलियों में, अलग अलग लीनिएजेस में बंटते गए। तो वो कब बटे उसका एक रफ आइडिया हमें देते हैं मॉरिस गुडमैन साहब। ये कहते हैं कि देखिए बंदरों से हम जब अलग हुए, मंकीज और एप्स जब अलग हुए, उनका जो सेग्रीगेशन हुआ, उनका जो एक अलगाव हुआ, वो लगभग आज से 2.5 करोड़ साल पहले के आसपास होता है, जब मायोसीन का समय स्टार्ट होता है, शुरू होता है। फिर ग्रेट एप्स
और लेसर एप्स, एप्स का भी इंटरनल जो एक सेग्रीगेशन हुआ, इंटरनल जो विभाजन हुआ ग्रेटर एप्स और लेसर एप्स के बीच, वो लगभग आज से 1,70,00,000 साल के आसपास हो गया था। फिर अगेन इन ग्रेट एप्स में भी जो एक सेग्रीगेशन होता है, जो एक चेंज देखा जाता है, बेसिकली जो गोरिल्ला अलग होता है चिंपैंजी और ह्यूमन की ब्रांच से। देखिए, गोरिल्ला एक अलग ब्रांच आ गई, चिंपैंजी ह्यूमंस इस समय एक साथ थे, तो वो लगभग आज से अराउंड 1 करोड़ साल पहले के आसपास हुआ या 70 लाख साल पहले के आसपास हुआ, रफ टाइम यही है। एंड फाइनली चिंपैंजीज और ह्यूमंस का जो एक फाइनल सेग्रीगेशन हुआ, एक अंतिम जो एक अलगाव हुआ, वो लगभग आज से 60 लाख या 50 लाख साल पहले के आसपास से देखा गया। इसलिए हमारा सबसे जो करीबी एक रिलेटिव है या जो हमारा जो एक फैमिली मेंबर माना जाता है वो चिंपैंजी माना जाता है। अगर आप उसको ध्यान से देखें, अगर आप उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें, उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें, तो 99% से भी ज्यादा के जो उसके जीन्स हैं वो हमारे ही हैं, हमारे जीन्स हैं उसके पास, या यूं कहे हमारे और उसके जीन्स सिमिलर है 99% से भी ज्यादा। वो अलग बात है कि जो जीन्स का एक पैकिंग है क्रोमोसोम्स में जीन पाए जाते हैं, वो अलग तरीके से है। जीन वही है, बट जो उसके क्रोमोसोम्स हैं, जो उस जीन के अंदर वो जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमोसोम्स के अंदर वो सॉरी जो जीन्स हैं, वो अलग तरीके से पैकेज्ड है, बस इतना अंतर है। बाकी अगर हम उस जीन की स्टडी करें तो आपको लगभग सेम मिलेगा। तो ये जो एक स्टडी है ये बताती है कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं जो कहीं ना कहीं सबसे सिमिलर चिंपैंजी ही है। तो ये हमने देखा एक इनिशियल एक फ्रेमवर्क जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हो रहा है, और कहीं ना कहीं इन चीजों को एड्रेस किया जा रहा है, एक रुचि देखी जा रही है कि इन सारे फील्ड ऑफ स्टडी में कि कैसे ना कैसे करके हम उस एक रफ समय तक पहुंच सकें जब हम बता सकें कि हमारा और चिंपैंजी का आखिरी कॉमन कौन एंसेस्टर था, आखिरी कॉमन कौन पूर्वज था, वो पता लगाने का प्रयास हो सके। हालांकि आज की डेट में कई रिसर्चेस चल रही हैं और आगे भी चलेंगी, और अभी हमें बहुत ही रफ आइडिया में इन सब चीजों को लेके एंड अभी एक क्लियर कट आइडिया नहीं बन पा रहा है। तो ये इनिशियल हमने चीजों को देखा। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि जब ये हम चेंजेस देख रहे हैं लेट मायोसीन में, ठीक है, लेट मायोसीन ही समय है जब अफ्रीका में सवाना फैल रहा है और ग्रासलैंड का जो एरिया है वो एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपेंशनरी फेज में। फॉरेस्टेड जो एनवायरमेंट है वो कम होता जा रहा है। तो जरा सोचिए, जो प्राइमेट इतने लाखों सालों से जो पेड़ों में रहता था, अचानक से अगर उसको जमीन में आने के लिए बोल दिया जाए तो कितनी ज्यादा परेशानियों का उसको सामना करना पड़ेगा। तो वही थोड़ा सा हम देखेंगे कि इन्होंने एडेप्टेशन कैसे किया। तो वाकई सोचने का विषय है कि आप बाइपेडल हो रहे हैं, आप दो पैरों में चल रहे हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही रात में हो गया हो। तो कैसे उन्होंने चीजों को एडेप्ट किया, कैसे उन्होंने इन सारे चेंजेस को सहा और इन कष्टों को सहा, वाकई इस पर थोड़ा विचार करना बनता है। तो बात करेंगे एडेप्टिव प्रॉब्लम्स की, इन्होंने एडेप्टेशन कैसे किया। तो देखिए, सबसे बेसिक जो नेचुरल जो एडेप्टेटिव स्ट्रेटेजी होती है, जो चीजों को एडेप्ट करने की स्ट्रेटेजी जो हम बनाते हैं, वो होता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन एक नेचुरल सोर्स है एडेप्टेशन का। म्यूटेशन बेसिकली आपके जीन्स में जो चेंज हो रहे हैं, आपके जो जेनेटिक स्टडीज है या जो जेनोमिक स्ट्रक्चर है उसमें जो बदलाव आ रहा है विद द टाइम, वो आपका एक नेचुरल सोर्स होता है चीजों को एडेप्ट करने का, उसके उसको एक्सेप्ट करने का। और देखिए, कहीं ना कहीं जब एक का म्यूटेशन हो रहा है तो जरा सोचिए किसी दूसरी स्पीशीज का क्या होगा। मान लीजिए अभी तक क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर स्पीशीज दूसरे को डोमिनेट कर रही थी। अब मान लीजिए किसी स्पीशीज में अगर जेनोमिक स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया तो कहीं ना कहीं वो हायरार्की में उठ सकती है और वो कहीं ना कहीं किसी और को डोमिनेट कर सकती है। तो अगर एक का कोई फूड है तो दूसरे का वो ईटर है, कहीं ना कहीं अगर एक किसी को खा रहा है तो दूसरा उसका एक शिकार है, तो दूसरा उसको खा रहा है तो किसी और को। तो कहीं ना कहीं वो जो इक्विलिब्रियम है इस इकोलॉजी का, कहीं ना कहीं वो बदलेगा, कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आने वाले। तो ये म्यूटेशन एक नेचुरल सोर्स होता है जिससे कि एडेप्टेशन होता है, कहीं ना कहीं
जब म्यूटेशन होता है तो एक्सट्रीमिटी जो होती है क्लाइमेट की हम वो सह पाते, जो मे बी हम पहले नहीं सह सह पाए। तो कहीं ना कहीं ये सारे चेंजेस, मेन जो एक सोर्स होता है, मेन जो एक तरीका होता है वो म्यूटेशन ही होता है, बाकी नहीं होता। म्यूटेशन इज द मेन सोर्स ऑफ द चेंजेस जो हम एक्सेप्ट करते हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स की, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें सहने को मिली। चलो ठीक है, म्यूटेशन हो रहा है, बट ऐसा तो है नहीं म्यूटेशन एक ही रात में हो जाएगा, इसमें कई साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं। तो कैसे हमने वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस करी, थोड़ा सा इसको डिस्कस करें। अगर पहला जो प्रॉब्लम ये थी हमारी कि हम थोड़े से बड़े मैमल्स थे। अगर हम प्राइमेट की बात करें, होमिनिन्स की बात करें उसमें भी, तो हम जो थे लार्ज मैमल्स, लार्ज मैमल्स। हम हमारा बॉडी जो साइज था वो क्या था, बड़ा था। हमारा जो बॉडी था वो बड़ा था। ओलिगोसीन में हमने जब बात करी थी एगिपिटोपिथेकस ड्यूक्सीज की, तो बॉडी साइज बहुत छोटा था। बट समय के साथ साथ मायोसीन में आते आते और आगे प्लायोसीन में, इनफैक्ट प्लीस्टोसीन में जब आएंगे तो बड़े हम हो जाएंगे। हमारा मैमल का जो बॉडी साइज है वो बड़ा है। तो जब बड़ा है तो ऑफ कोर्स हमें फूड ज्यादा चाहिए, खाने की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी, क्योंकि बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है, जो मेटाबॉलिज्म है, जो खाने की पाचन क्षमता है वो बढ़ती जा रही है, तो हमें फूड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अब समस्या ये आ रही है कि अफ्रीका में, खासकर जो ईस्टर्न वाला एरिया है, वो जो केनिया की जो रिफ्ट वैली है, तंजानिया, इथियोपिया और आपका साउथ अफ्रीका, बिल्कुल ईस्टर्न जो सेक्शन है अफ्रीका का, वहां पे सवाना फैल रहा है। अब जब सवाना फैलता है, सवाना जब एक्सपैंड होगा, तो आप देखेंगे कि जो फूड रिसोर्सेज हैं वो कम होते जाएंगे। इनफैक्ट फूड तो छोड़िए, एक्सपैंड हो रही है तो उसके साथ ग्रासेस हो रही हैं, घास ज्यादा फैल रही है। पहले पेड़ थे तो हम क्या खाते थे, फ्रूट्स खा लेते थे या कुछ और उसका ऑल्टरनेटिव सोर्स खा लेते थे। बट अब पेड़ जा रहे हैं विद द चेंज ऑफ क्लाइमेट, विद द चेंज ऑफ कंडीशंस, तो हो क्या रहा है, अब घास फैल रही है और घास को तो नहीं खा सकते हम। भाई कैसे खाएंगे भाई, इतने लंबे समय से हम जिस फूड सोर्स को ले रहे हैं उसको कैसे एक्सेप्ट करें, कैसे हम खा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब इकोलॉजी में बदलाव आ रहा है, और कहीं ना कहीं वो हर्बीवोर्स फैल रहे हैं, वो हर्बीवोरस जानवर फैल रहे हैं जो कि इन घास को खाएंगे, इन घासों को खाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक हर्बीवोरस जानवरों का एक बायोमास क्रिएट हो रहा है, इनका एक बायोमास क्रिएट हो रहा है। और हम समय के साथ साथ आगे चल के हम फिर ये हम जो मैमल्स हैं इन्हीं को खाने वाले हैं। तो आप देखेंगे मीट हमारी डाइट में आ जाएगा। मीट लगभग जब प्लायोसीन स्टार्ट हो जाएगा तो अब हम मीट खाने लग जाएंगे। जो पहले हम फल खाते थे, हम पत्ते खाते थे, कुछ भी खाते थे, प्लांट फूड, अब हम उन्हीं हर्बीवोरस जानवरों को खा रहे हैं और मीट जो है मांस अपनी डाइट में ला रहे हैं। तो एक समस्या हमें ये आई कि भाई फूड की कमी है। इनफैक्ट जो प्लांट भी थे बहुत लेस प्रोडक्टिव थे, ज्यादा अच्छे प्लांट नहीं थे, जो प्रोडक्टिविटी थी उनकी बड़ी कम थी। तो अब इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता था कि हम कुछ लिमिटेड फूड पे ही फोकस करें और उन्हीं को खाते रहें, उन्हीं को एक्सप्लॉइट करते रहें। और सेकंड सॉल्यूशन ये होगा कि हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डाइट लाएं, हम अब अलग अलग चीजों को कंज्यूम करना स्टार्ट करें। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे आगे चल के जब ट्रॉपिकल अफ्रीका जब आगे बनेगा और जब ये सवाना बहुत अच्छे से एक्सपेंड होगा, तो जो बाद के हंटर गैदरर्स आते हैं, मे बी इरेक्टस से, मे बी उसके बाद से, तो वो कहीं ना कहीं एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डाइट ही लेने वाले हैं, ब्रॉड अपनी डाइट को कर देंगे और कई चीजों को खाएंगे। इनफैक्ट लो क्वालिटी का जो फूड है या जो लो रैंक के एनिमल्स होते हैं उनको भी हम खाएंगे। तो आप देखिए कैसे हम सबसिस्ट कर रहे हैं, कैसे हम इन एक्सट्रीमिटीज को झेल रहे हैं और कहीं ना कहीं इंश्योर कर रहे हैं कि भाई साहब हम तो जी लें, हमारा तो सस्टेनेंस हो जाए। तो सोचिए हमारे पूर्वजों ने कितनी पीड़ा सही है, कितना कष्ट सहा है और अपने आप को विकसित किया है। क्यों हमारे अंदर ये ब्रेन है, क्यों किसी बाकी अन्य जानवर के अंदर ये नहीं है? क्योंकि उन्होंने ये तरीके नहीं सोचे जो हम सोच पा रहे हैं कि चलो ठीक है खाना नहीं है तो यार कुछ और ही सही, कुछ और ही खा लेते हैं, अपने डाइट को बड़ा कर लेते हैं, मीट खा लेते हैं। तो भाई ये चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए जिगरा चाहिए और ये कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये कर भी रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना
एडेप्टेटिव शिफ्ट देखा जा रहा है। अब सेकेंड जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम टेरिस्ट्रियलिटी की प्रॉब्लम आ गई। टेरिस्ट्रियलिटी की प्रॉब्लम आ गई, इसका क्या मतलब हुआ? सोचिए, इतने समय तक हम पेड़ों में थे, ओलिगोसीन में, पैलियोसीन में, इयोसीन में, ओलिगोसीन, फिर मायोसीन में भी रहे काफी समय तक। सडनली हमें जो है जमीन में आना पड़ा, ग्रासेस में आना पड़ा। तो सोचिए, हम पहले क्या करते थे? नकल वॉकिंग करा करते थे, है ना? हम चारों लिम्स से चलते थे, चारों शोल्डर्स या पैरों का या हाथों का यूज करते तो नकल्स पे चलते। नकल्स इन द सेंस कि आप जो ऊपरी हाथ है आपका, आप उनकी हड्डियों में, उनकी उंगलियों पे आप प्रेशर डाल रहे हैं और उससे चल रहे हैं। और नकल से क्या होता था? हमें स्प्रिंट मिलता था, हम तेजी से चल पाते थे। एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदना है तो हम वो कर पाते थे। बट अब सडनली हमें नीचे आना पड़ा, तो काफी समय तक हम संघर्ष करते रहे, काफी समय तक हमें प्रॉब्लम होती गई, काफी लंबे एरिया तक जाने में। और देखिए, सवाना है, खाना भी लिमिटेड है और खाना फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह सारा खाना मिलेगा। थोड़ा यहाँ है तो थोड़ा कहीं और मिलेगा, तो हमें चलना भी है। और नकल से तो एक स्पीड मिलती है, बट हम लंबे समय तक नकल्स पे नहीं चल सकते। प्रेशर पड़ता है, पेन होता है, दर्द होता है, फ्रैक्चर हो सकते हैं, उंगलियां टूट सकती हैं। इसलिए अल्टीमेटली जो एक नया तरीका समय के साथ साथ हम अपनाते हैं वो होता है बाईपेडलिज्म, द्विपारिता। सो बाईपेडलिज्म का जो एक स्ट्रक्चर है वो देखा जाता है और हम दोनों पैरों में चलने लगते हैं। अब दोनों पैरों में चलने से क्या होता है? हमें एक इंड्योरेंस मिल गया, हमें एक इंड्योरेंस मिल जाता है और हमें बेसिकली एक स्ट्रेंथ मिलती है लंबे एरिया तक फोरेज करने के लिए, हम जाने के लिए। तो एक समस्या हमने देखी कि हमने कैसे इसको कोप अप किया, बट कब हम इसको अपनाते हैं एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, ये बहुत बड़ा रहस्य है जो अभी तक पैलेंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस से नहीं हो पा रहा है, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी से नहीं हो पा रहा है। कब हमने बाईपेडलिज्म को अपनाया, आज भी रहस्य और इनफैक्ट मे भी आगे चल के सॉल्व होगा। कि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो ये समय है लेट मायोसीन का, जिसमें इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, फॉसिल्स ही नहीं है हमारे पास भाई साहब, एविडेंस ही नहीं है हमारे पास। मतलब आप मायोसीन ले लीजिए, इस लेट मायोसीन से आप पूरा प्लायोसीन ले लीजिए, बिल्कुल आप, और 30-40 लाख साल और ले लीजिए, इनफैक्ट आप प्लीस्टोसीन ले लीजिए जो आगे का समय है। आपको पता है हमारे पास कितने एविडेंसेस हैं टोटल इस लंबे समय तक? इस लंबे समय के लगभग 1.5 से 2 करोड़ साल का जो टाइम लाइन है, केवल और केवल 1500 एविडेंसेस है केवल। और उसमें भी क्या? सिंगल दांत, एक दांत है किसी का, बस दांत ही मिला है, या जबड़ा भी तो पूरा नहीं मिला है, फ्रेगमेंट मिला है, टूटा हुआ जबड़ा मिला। अभी उससे क्या हम आइडिया लगाए? तो सोचिए कितना टफ ये सब्जेक्ट है, कितना टफ एनालिसिस हो जाता है, और फिर भी हम एक आइडिया ले पा रहे, कहीं ना कहीं एक आइडिया ले पा रहे। तो बहुत मुश्किल ये एक कंडीशन हो जाती है फिर यहां से चेंजेस को समझने के लिए। अब देखिए, जब हम पेड़ों से जमीन पे आए तो वही लोकोमोशन की दिक्कत हुई, फिर शेल्टर की प्रॉब्लम होती है। भाई, अभी तक तो पेड़ों में हम बच जाते थे शिकारियों से, जो बाकी जानवर होते हैं, बट अब हमें बचना है तो प्रेडेटर्स हमें मार सकते हैं, शिकारी हमें मार सकते हैं। और इसके एविडेंसेस मिले हैं कि कई बार आपको मिलेंगे कि होमिनिन्स की हड्डियों में इन शिकारियों के दांतों के निशान मिल रहे हैं, तो हम मतलब किसी का खाना भी बने। तो कई समस्या शेल्टर में देखी जा रही है। एंड अगेन लोकोमोशन के साथ साथ बाकी चीजों पे, फूड है फॉर एग्जाम्पल, खाना, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। एंड वाटर स्कार्सिटी भी देखी जाती है, क्योंकि देखिए पानी जो था वो पर्टिकुलर एरियाज में ही रिस्ट्रिक्टेड था। तो हमारे अंदर थे स्वेट ग्लैंड्स, पसीने को बहाने वाले, जिससे कि हमें एक एडवांटेज मिल जाता है, हम थोड़े मोबाइल हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, एक एज मिल जाती है बाकी मैमेलियन कम्युनिटीज से। और हम ऐसे जो है प्रोग्रेस कर पाते हैं। लार्ज मैमल्स थे, टेरेस्ट्रियल थे, फूड स्कार्सिटी एंड ऑल। तो ये कुछ बेसिक सवाना है। एंड सर्वाइविंग इन ओपन सवाना, ओपन सवाना भी एक दिक्कत करता है जो हमने देखा। तो ये 3 मेन प्रॉब्लम्स है। पहली बड़े हैं, दूसरी टेरेस्ट्रियल होते हैं, तीसरा जो ओपन सवाना जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है।
तो ये कुछ चीजें आपने देखी। अब हम थोड़ा सा फॉसिल्स को देखेंगे, एविडेंसेस को चर्चा करते हैं, उससे एक आइडिया बन पाएगा कि ये एडेप्टेशन हो कैसे रहा है, ये इन समस्याओं का समाधान हो कैसे रहा। तो अब हम थोड़ा सा फॉसिल्स को देखेंगे, एंड जो हमारे पास सबसे पुराने फॉसिल्स हैं हमारे पूर्वजों के जो कहे जाते हैं, हम वहां से बात करने वाले हैं कि जब हम चिंपैंजी से अलग हो गए एंड हमारी लाइन अब जब सेपरेट हो गई, हम तब से थोड़ा बात करेंगे। हो सकता है कि वो फॉसिल चिंपैंजी के भी पूर्वज हो, बट हमारे हैं ये तो गारंटीड है। तो सबसे शुरुआती फॉसिल से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो एविडेंस आता है, बहुत फेमस एविडेंस है, उसका नाम है शैहेलंथ्रोपस। शैहेलंथ्रोपस चैडेंसिस। चैडेंसिस। और इसकी जो टाइम लाइन है वो लगभग कही जाती है कि ये 70 लाख से 60 लाख साल पुराना एविडेंस है, पुराना ये क्रिएचर तब ये रहा करता था। तो इसको खोजा था दो पर्सनालिटीज ने, एक थे पैट्रिक विग्नॉर्ड, पैट्रिक विग्नॉर्ड, और दूसरे थे माइकल ब्रूनेट। दूसरे जो जनाब थे जो इसके एविडेंस को खोजते हैं, उनका नाम था माइकल ब्रूनेट। तो दोनों ही जो थे ये, और देखिए सबसे खास बात देखिए, ये एविडेंस जहां मिलता है वो है चाड। दुजराब एक रेगिस्तान है, दुजराब डेजर्ट, और वहां पे चाड में ये पड़ता है, चाड। तो चाड में एविडेंस मिलता है, सोचिए चाड में एविडेंस मिलता है, और चाड जो है ईस्ट अफ्रीका में नहीं है, चाड जो है सेंट्रल अफ्रीका में। तो जो इतने लंबे समय से जो एक परसेप्शन हमने बनाया था कि बेसिकली होमिनिन का जो विकास है वो ईस्ट अफ्रीका में ही होता है, उस रिफ्ट वैली में ही होता है, ये देखिए गलत साबित हो गया है। ये एविडेंस देखिए कहां से मिल रहा है, चार्ट से मिल रहा है, और चार्ट जो है वो सेंट्रल अफ्रीका का बेल्ट है, सेंट्रल अफ्रीका का एरिया है। तो एक परसेप्शन देखिए, इसका मतलब बहुत डायनेमिक कंसेप्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी एवोल्यूशन हो रहा है, केवल एक एरिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बाकी एरियाज में पाया जा रहा है। तो कुछ एविडेंस मिलते हैं, जैसे 9 इंडिविजुअल्स के एविडेंस मिलते हैं, 9 लोगों के एविडेंस मिलते हैं, जिसमें से एक पूरा स्कल भी मिला है, पूरा एक जो खोपड़ी है वो मिली है, और उस खोपड़ी को कहा गया है टूमई। लोकल भाषा में उसे टूमई नाम दे दिया, उस स्कल को टूमई कहा जाता है चार्ट की भाषा में। होप ऑफ लाइफ को, जीवन की उम्मीद, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी कि हम मानव विकास को समझ सकते हैं। अब जो स्कल है बड़ा कंफ्यूजिंग है, कुछ जॉ के फ्रेगमेंट मिले, जबड़े के हिस्से मिले, कुछ दांत मिले, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट जो एविडेंस है टूमई का है, क्योंकि बड़ा स्कल जो है बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर आप स्कल की डिटेल स्टडी करें, बड़ा कंफ्यूजिंग स्कल है। पीछे से अगर हम इसको देखें बैक से, तो बिल्कुल चिंपैंजी जैसा लगता है। अगर आप इसको आगे से देखें, अगर इसको फ्रंट से देखेंगे, तो आपको ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसा लगेगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जो प्लायोसीन से विकसित होंगे, और ऐसा कहा जाता है कि हमारे मे भी पूर्वज थे, वो मे भी हमारे पूर्वज रहे होंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही बहुत कंफ्यूजिंग सा स्कल है, क्योंकि पीछे से लग रहा है चिंपैंजी है, आगे से लग रहा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, तो है क्या ये नहीं पता। बड़ा कंफ्यूजिंग सा ये हमें स्कल मिलता है। और जो इसका फोरमेन मैग्नम वाला पोर्शन है, फोरमेन मैग्नम मतलब स्कल का वो हिस्सा जहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, वो जो छेद होता है स्कल में जहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड की ओपनिंग है ओवल शेप की है। कैसे शेप की है? ओवल, गोलाकार, ऐसे शेप की वो ओपनिंग है। और वो जो स्कल है, मान लीजिए स्कल है, तो वो जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये ओपनिंग है, फोरमेन मैग्नम है, वो स्कल के नीचे वाले पोर्शन में है। इसका मतलब आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड रही होगी इसकी, वो सीधी रही होगी, इसका मतलब ये सीधा चलता होगा, क्योंकि अगर वो ओपनिंग पीछे होती तो ये टेढ़ा चलता, बंदरों की तरह ऐसे चलता अगर पीछे ओपनिंग होती। बट वो ओपनिंग स्कल के थोड़ा डाउनवर्ड है, स्कल के थोड़ा नीचे है, परपेंडिकुलर से थोड़ा क्लोज है। इसका मतलब उसकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रही होगी और इरेक्ट चलता होगा। तो कहीं ना कहीं बाइपेडलिज्म का भाव आ रहा है। इसकी शुरुआती एविडेंस हमें शैहेलंथ्रोपस चैडेंसिस से देखने को मिलते हैं। अब ये कहां तक सही है, अगेन इस मिस्टीरियस टॉपिक,
बट एक सेंस ले सकते हैं कि इतने समय पहले से एक एवोल्यूशन हो रहा है एंड ये चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है। एक जॉइंट वेंचर था, यूनिवर्सिटीज थी फ्रांस की, चार्ट की, वो एक साथ लगी हुई थी और वो फाइनली जो है गुजरात रेगिस्तान से, चार्ट से, और जो एरिया था बेसिकली वो टूरो मैनिला था। टूरो मैनिला के क्षेत्र से उनको एविडेंस मिला और एक आइडिया इन्होंने बनाया शैलेंथ्रोपस चाइडेंसिस को लेके। इसको कहा जाता है कि ये आर्डिपिथेकस रेमिडस का पूर्वज रहा होगा। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी अब वही डिस्कस करने वाले उस स्पीशीज को, उस प्राइमेट को, उस होमिनिन को। होमिनिन हो सकता है, अभी हम श्योर नहीं है, बट मे भी रहा होगा, तो उसी को थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो कहा जाता है कि ये आर्डिपिथेकस का ही मे बी पूर्वज रहा होगा। एंड थोड़ा सा लेट अगर हम देखें तो इसी के थोड़ा सा लेट एक और स्पीशीज पनपती है ईस्ट अफ्रीका में, जिसका नाम पड़ता है ओरोरेन ट्यूबनेंसिस। ओरोरेन ट्यूबनेंसिस। और ये जो स्पीशीज है लगभग 60 लाख साल पहले के आसपास थी, ईस्ट अफ्रीका में पनपती है। तो वहां पे कॉम्प्लेक्स डायनेमिक चेंजेस हम समझ सकते हैं। Now, अगली जो स्पीशीज है जो हम लास्ट आज डिस्कस करेंगे उसका नाम है आर्डिपिथेकस। आर्डिपिथेकस रेमिडस। आर्डिपिथेकस रेमिडस। और ये लगभग प्लायोसीन में आती है। 44 लाख साल पहले के आसपास अप्रोक्स ये पनपती है। और ये जो स्पीशीज है बड़ी छोटी है, बहुत स्मॉल स्पीशीज। इसको खोजते कौन है? इसको टिम वाइट, एक साहब है, टिम वाइट इसको खोजते हैं और उनके कुलीग्स हैं, उनके सहपाठी, वो इस स्पीशीज के रिमेन्स को खोजते हैं। और इथियोपिया में मिलता है ये हमें स्पीशीज। इथियोपिया ये ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है। और स्पीशीज की जहां तक बात है, इसका बॉडी साइज बड़ा छोटा है, एक चेंज देखने को मिला। स्पीशीज छोटी है, ब्रेन छोटा है। ब्रेन जो इसका है लगभग हमारे ब्रेन के 25% के आसपास है। एक चौथाई उसका ब्रेन है हमारे ब्रेन के कंपैरिजन में। और ऐसा लगता है कि ये पेड़ों में रहता था, बीच बीच में जमीन में भी आता होगा, बट जनरली पेड़ों में रहता था, वुडलैंड टाइम में रहता था, फ्रूट्स खाता था, फ्रूट्स खाता था। दांत इसके ज्यादा विकसित नहीं है। अगर आप इसके कैनाइन्स को देखें, वो शार्प नहीं है, दांत शार्प नहीं है। इसका मतलब कम एग्रेसिव रहा होगा, कम गुस्सैला रहा होगा। तो ये सारी चेंजेस हम देख रहे हैं। स्कल जो है अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, स्कल भी छोटा है। एंड फिर थोड़े समय के बाद 9 और हमें इंडिविजुअल्स के एविडेंस मिलते हैं और वो एज ड्यूमा वाली एरिया से मिलते हैं। ये भी अगेन इथियोपिया में पड़ता है। एज ड्यूमा का जो एरिया है वहां पे हमें 9 और आर्डिपिथेकस रेमिडस के अवशेष मिलते हैं। और मे भी उसे, उसका पूर्वज या उससे पहले जो आर्डिपिथेकस रेमिडस से आता है, वो कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि ये आर्डिपिथेकस कडाबा है। जो एज ड्यूमा से मिला उसको कहा गया कि ये आर्डिपिथेकस कडाबा है। और इसकी जो एज बताई गई वो लगभग 55 लाख साल के अप्रोक्स बताई गई। और कहा गया कि मे बी जो कडाबा है रेमिडस का पूर्वज रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब हम सवाना में ही आए तभी विकसित हुए हम, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट चेंजेस जो है वो तब इनिशिएट हो गए थे, तब शुरू हो गए थे जब हम पेड़ों में रहना स्टार्ट, हमने मतलब पेड़ों में हम रहते थे। उस समय वुडलैंड क्लाइमेट था, वो डिक्लाइन हो रहा था। बट जब हम वुडलैंड एरिया में थे, वुडलैंड एडेप्टेशन में, तब से चेंजेस हो रहे हैं एंड सवाना में बूस्ट अप हो जाते हैं जब हम घास में आते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स एवोल्यूशनरी डायनेमिक फीचर है जो हमने देखा। टिम वाइट और उनकी एविडेंसेस को समझा, क्या क्या हम देख रहे हैं। हम जो कह रहे थे कि बड़े हैं, लेकिन देखिए प्लायोसीन में तो छोटी स्पीशीज भी मिल रही है। क्या ये हमारे पूर्वज हैं? ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि होमिनिन्स में तो आ रहे हैं, बट क्या पूर्वज है कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और होमिनिन्स में होमो एक स्पीशीज है, ऐसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस एक स्पीशीज है। तो एक टाइम के आसपास टोटल जो स्पीशीज है लगभग 20 होमिनिन के आसपास की है, जिसमें से कुछ मर जाते हैं और जो एग्जिस्ट करती है हमारी ही करती है, होमो जो स्पीशीज है। तो फाइनली आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस, आर्डिपिथेकस, ये सब एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और होमो जो अभी आगे ब्रांच हम देखेंगे,
हम ही सर्वाइव कर पाते हैं। और वो क्यों करते हैं उसको हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड टिल देन गुड बाय। थैंक यू।